बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। एनायत इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और दुआएं भी कि अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। उम्मीद है आपने वेट किया ही होगा थोड़ा। वैसे इतनी सुबह सुबह कौन वेट करता होगा उठ के? हो सकता है कोई हमारी तरह लोग हों जो यू नो दे माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और हमारा वेट करते हो। खैर, अच्छी खबर से आगाज करते हैं। विमेंस एशिया कप जारी है। पाकिस्तान की टीम जो अपना पहला मैच हारी थी, हम थोड़े कंसर्न हुए थे, उसकी सेमीफाइनल में एंट्री की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान विमेन ने अपनी आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 10 विकेटों से हराया है। 201 बनाए थे इंडिया ने यूएई के खिलाफ और हम बड़े कह रहे थे कि अल्लाह करे पाकिस्तान भी ऐसा खेले, तो पाकिस्तान ऐसा खेला है। 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। जो विमेंस T20 एशिया कप है, इसकी तारीख में पाकिस्तानी टीम ये तारीख रकम की है उसने कि 10 विकेटों से किसी टीम को हराया, और इससे पहले भी ये काम पाकिस्तानी टीम ने ही किया हुआ है आयरलैंड के खिलाफ। वाह वाह वाह। और पाकिस्तान ने जनाब यूएई के खिलाफ पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और यूएई ने मुकर्ररा जो 20 ओवर्स है उसमें 8 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 104 रन का हदफ दिया था। और इस हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी थी गुल फिरोजा और मुनीबा अली ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 14.1 ओवर्स में ही अपना ये जो टारगेट था वो हासिल कर लिया और पाकिस्तान विमेंस टीम एशिया कप की तारीख में 10 विकेटों से मैच जीतने वाली पहली टीम अब बन गई है, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की दूसरी 10 विकेटों की फतह है, जैसे अभी इमरान जी बिल्कुल। सो इट्स ग्रेट, आई मीन ऑल द बेस्ट गर्ल्स। अल्लाह करे आप बहुत अच्छे से खेलें, एशिया कप जीत के आए। है मुश्किल ही वैसे, क्योंकि इंडियन टीम से आप हार जाते हो और पहले भी आप बहुत बुरा हारे थे। वो में 7 विकेटों से हम इंडियन टीम से हारे थे और वो भी 10 विकेटों से हारते हारते बचे, क्योंकि एंड पे 3 विकेटें गिरी थी। आई वाज फॉलोइंग द मैच। तो अल्लाह करे कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाए और हम अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छा करें, पाकिस्तान की लड़कियां भी अच्छा करके आएँ। सो इस के बारे में हम बात करते रहेंगे। अब हम बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं और बड़ी खबर में आज फिर हमने एज लीड इकोनॉमी को रखा है। इस वक्त हर किसी की ज़बान पर एक ही बात है और वो है या तो बिजली का बिल या गर्मी, दोनों में कमी नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत बारिशें तो हुई हैं, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर में तो फ़र्क पड़ा। ह्यूमिडिटी ओबियसली बहुत ज़्यादा है, लाहौर में भी, कराची में भी, दीगर शहरों में, लेकिन वो इस मौसम का हिस्सा है। बट गेटिंग बैक टू द बिल्स और इकोनॉमी, वो इस वक्त काबू में नहीं आ रही है और कितनी भी कोशिश कर लें हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। आप बिजली का बिल हर सूरत अदा आपको करना है, निजात नहीं मिल सकती इससे। आपको बिल जो आ रहे हैं ना इस वक्त, उन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, एक नया पेंडोरा बॉक्स भी उन्होंने खोल दिया, जिसमें उन्होंने ये भी बात की कि जो हुकूमत है वो 40 ख़ानदानों के लिए सबको कुर्बान कर रही है और पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से वो ख़रीद रही है। जबकि अगर बात की जाए कोल पावर प्लांट से तो उससे औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली ख़रीदी जा रही है और विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर ख़रीदारी की जा रही है। और पाकिस्तानियों की जो हलाल की कमाई है वो 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। बिजली कम ख़रीदें या मुआहदे के मुताबिक रकम आपको अदा करनी होगी। कैपेसिटी चार्जेस का जो बोझ है वो भी हम आवाम ही बर्दाश्त करें। IPP से मुआहदों के बाद बिजली की पैदावारी सलाहियत तो बेहतर हुई है, मगर बिजली को पहुँचाने पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिन लाइन लॉसेस, चोरी और दीगर ऐसे अवामिल हैं वो बिजली के ज़िया का बायस बन रहे हैं। अगर कहा जाए तो 100 यूनिट बनाए जाते हैं, 30 से ज़्यादा यूनिट की बिजली उसमें से ज़ाया हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजली के जो बिल हैं उन्होंने आवाम को नफसियाती मरीज़ बना दिया और हर कोई बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान है। इमरान, बहुत सारी ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि घरों में आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर गुजरांवाला से भी सामने आई कि बड़े भाई ने बिल ज़्यादा आने पर छोटे भाई को जो है वो कत्ल कर दिया। मतलब ये सूरत हाल है। मैंने बहुत सारे लोगों को बिल देने के लिए अपने कीमती जो चीजें थोड़ी बहुत उनके पास थी, कोई गोल्ड कोई चीज, वो बेचते हुए देखा है। नहीं, हालात बहुत बुरे। बेटियों का बनाया हुआ जहेज लोगों ने बेचा है, अपनी मोटर बाइक्स बेची हैं और एक महीने का बिल तारा है, यानी कि पे किया है, उर्फ़े आम में कहते हैं। सो ये सूरत हाल है इस वक्त। एक तो हम किस जानिब जा रहे हैं, गोल चक्कर में ओबियसली, और मुसलसल ऐसा चल रहा है। वज़ीर ख़जाना के दौरा चीन पर भी बात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक ये दौरा वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीस्केजुलिंग पर बात करेंगे। इस रीस्केजुलिंग के लिए पाकिस्तान चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशाद अंसारी साहब की खबर है और उसके मुताबिक जो वज़ारत ख़जाना है उसके जारी करदा एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने मंगल को जो फाइनेंस डिवीज़न है इसमें आलमी क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ के नुमाइंदों से एक जूम मीटिंग भी की है
और इसमें जो वजारत के आला हुक्काम है वो भी शरीक थे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना ने इस इजलास में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है इसके हवाले से एक तफसीली ब्रीफ भी दिया है और बताया है कि इस वक्त हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उसके ज़खायर 9 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हैं, जबकि अफरात ज़र की अगर हम बात करें इन्फ्लेशन इट्स 12.6 स्टिल इन 2 डिजिट्स, बट उन्होंने कहा कि मुस्तहकम है। इसी तरह जो रेमिटेंसेज हैं उसमें भी इजाफा हुआ है और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इस पर तवज्जो दे रहे हैं। सो देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल आती है। दूसरी जानिब FBR रिफॉर्म्स हैं, नए ज़र टैक्सेस हैं, इसके अलावा डिजिटलाइजेशन है, मुख्तलिफ चीज़ों की 1,50,000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ खुर्दा फरोश है उन्होंने पहली बार ये भी कहा कि टैक्स अदा किया है, उनको हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ। सो दिस इज़ व्हाट दे से। लेकिन दूसरी जानिब ये जो अदाद शुमार है इसका अवाम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है फिल वक्त। और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वजारत तिजारत और मुतल्लिका जो इदारे हैं ये 3 साल में जो एक्सपोर्ट्स का हदफ है इसे $60 बिलियन के हदफ तक के लिए इक़दाम करें। सो हाउ वुड वी रीच टू द 60 बिलियन? मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर क्या हम अपने एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, इतनी क्या अच्छी एटमॉस्फेयर लेकर आ रहे हैं जिससे वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, मुझे तो नहीं पता। खैर इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं, हो सकता है उनको कुछ पता। डॉक्टर खाकान, थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र इमरान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमें तो नहीं पता कि ऐसा क्या हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कर रहे हैं। आई मीन हमने उनके लिए बिजली बहुत सस्ती कर दी है, हमने उनके लिए एटमॉस्फेयर अच्छा कर लिया है, रेड टेपिज्म ख़त्म कर दिया है, NOCs ईजी कर दिए हैं, या फिर लेबर चीप होने के साथ साथ एफिशिएंट भी कर दी है कि जिसकी बेस पर वो कम्पीट करें वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह के साथ या इंडिया के साथ, जिससे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेक इट टू 60 बिलियन US। आपको कुछ लगता है ऐसा किया हमने डॉक्टर साहब? इमरान देखिए, एक तो इस वक्त $30 बिलियन के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। अगर आप 2005-6 को जाकर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो 13% हुआ करता था, इस वक्त वो 9% पे है। तो एक तो ये रियलाइजेशन करने की जरूरत है कि खड़े हुए कहाँ पे हैं। जो एक्सपोर्ट टू दी GDP है वो 13 से अगर 9 पे आ गया है तो हमें तो उन अवामिल का जायजा लेना चाहिए जो इनको यहाँ ले आए हैं। कोई भी चीज अगर हम ये कहें कि कुछ हफ्तों में या कुछ आने वाले महीनों में हम इसको ठीक कर लेंगे, ऐसा है नहीं। बात ये कि वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, द इनएफिशिएंसीज इन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, द रेगुलेटरी ओवरहैंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया दैट एग्जिस्ट्स इन द कंट्री। देन द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान का चूंकि इन्फ्लेशन तवातर से पिछले 3 साल में, मतलब 23, 24 और अब 25 में भी जब देखेंगे, ये जो 3 साल गुजरेंगे इसमें तकरीबन 23.4% एवरेज, एंड जो तीसरा साल अब है उसमें 14 से 15%। जब ये रहता है तो मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, 20% का रेट है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं, आई मीन आई टेक सम लोन समटाइम्स टू इन्वेस्ट, आई हैव ऑलमोस्ट रिटर्न्ड ऑल माय लोन्स बिकॉज इट्स नॉट वायबल टू इन्वेस्ट एट अ बोरोइंग रेट ऑफ 22%। अगर इन 3 चीजों को आप ठीक करना आज शुरू करें, मैं आपको कहूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना है तो बिजली को ठीक करना है, पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है, गैस के निज़ाम को ठीक करना है। अब आप मुझे बताइए कि ये 3 चीज़ें ही अगर मैं कहूँगा आपकी पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर में एफिशिएंसीज इन बिजनेस, इन सब को ठीक करने के लिए ये तो एक बहुत बड़ा आपको एफर्ट चाहिए। फिर आ जाइए FBR के रिफॉर्म पे। FBR के रिफंड्स पिछले 15 साल से मैं इस मुल्क को, यू नो, आफ्टर डूइंग माई PhD एंड वर्किंग अब्रॉड, जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं इसको बड़े गौर से देख रहा हूँ, और एक चीज़ अगर कंसिस्टेंट है तो वो ये है कि सर्कुलर डेट बढ़ रहा है और FBR के जो रिफंड्स हैं ये एक एक बॉटल नेक है इन द काइंड ऑफ, जिसे आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उन प्राइवेट अदारों की होती हैं। इन दोनों को हम ठीक नहीं कर पाए, बल्कि बदतदरीज इनमें प्रॉब्लम आई। कभी हमने रिफंड्स को ठीक किया तो वो फिर वापस हमने ऑटोमेट किया, और मैं खुद उस रिफॉर्म का पार्ट था। मेरी बेगम ने वो रिफॉर्म पाकिस्तान आकर बाहर से किया, शी इज एन टैक्स एक्सपर्ट, और वो उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड। सो अगेन वी कैन मेक द सेम एफर्ट। ये सारा एफर्ट करने के लिए इमरान, अगेन आपको कैपेसिटी चाहिए इन सब प्राइवेटाइजेशन में, BOI में, फाइनेंस में, FBR में, एनर्जी में, एनर्जी के 3 सब सेक्टर्स में, नेपरा में, ओग्रा में। प्रॉब्लम आज भी वही है जो पिछले कई साल से है, पिछले कई दहाइयों से है, कि वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू मेक all the changes that we are talking about right now in front of you. Can we
ब्रिंग दैट कैपेसिटी। आज भी अगर सोच ये है कि किसी तरह आउटसोर्स करके पाकिस्तान जो है अपना थ्रू द IMF, थ्रू अदर मल्टीलैटरल्स, थ्रू राइटिंग अ प्रोग्राम, कोई होम ग्रोन प्रोग्राम पाकिस्तान का लिखते हैं और ये मसला हल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं क्योंकि ये डे टू डे काम के अलावा या प्रोग्राम्स लिखने के अलावा एक डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन बनाना है और ये उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल करना है हमने जिन्होंने इस चीज को आगे लेकर चलना है। आई थिंक दैट इज वेयर वी लार्जली स्टैंड। अच्छी बात यह है इमरान इसमें और है ना कि अदराक बड़ी क्लियरली है कि कहां कहां क्या क्या इंटरवेंशंस करनी है, कहां गवर्नमेंट के रोल को तब्दील करना है, कहां प्राइवेट सेक्टर को दुनिया से अटैच करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये अदराक सब है, क्लियर है। और मैं फिर कहता हूं कि मैं बहुत लोकल पॉलिसी मेकर से इंटरैक्ट करता हूं, एकेडेमिया से इंटरैक्ट करता हूं, पढ़ाने जाता हूं, बिजनेसेस से बात करता हूं। इन सब को समझ है पर आप इनको यूज नहीं कर पा रहे उस तरीके से कि ये आपको वो रिजल्ट्स दे पाए। और आज भी चूंकि रिलायंस जो है एक आउटसोर्स थिंकिंग पे है और मैं बहुत सी अथॉरिटीज को ऐसे समझता हूं, पाकिस्तान में तो एक बंदा हायर करना जो है वो एक मुश्किल बन जाती है। सो हम एक कंसल्टेंट को कहते हैं कि आप आके काम कर दीजिए, बिकॉज ना उसको पैसे देने होते हैं हमने, ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है। यहाँ पे खड़ा हुआ है मुल्क। फिर इसी तरह चाइनीज के साथ जब आपने बात करनी है, 2015 के जो मायदे हैं उनको देखना है, तो पहले अपना प्लान उनको बताइए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम किसी से कोई चीज मांगने चाह रहे हो तो आप उनको बताइए कि आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग ये अब देखना चाहते हैं कि यार आप अपने पावर सेक्टर को क्या करने जा रहे हैं कि हम आपकी मदद करने को आए। आई थिंक दैट इज वेयर लार्जली पाकिस्तान स्टैंड्स। द गुड स्टोरी स्टिल इज दैट वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी वही बात है, आपने कहा है कि डिजाइन फ्रेमवर्क के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा और इदराक है हर चीज़ का, लेकिन ये कर नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे मेजर इस वक्त इशू बना हुआ है ये तो महंगाई का है, इसके साथ जो बिजली के बिल अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुल गया है। वो जो गौहर एजाज जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जनाब सिर्फ 40 खानदानों के लिए सबकी कुर्बानी दी जा रही है, अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट कुर्बान किया जा रहा है। इस पे ज़रा बताएं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर किस तरीके से जो गरीब आवाम है उस पर जुल्म किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो इस वक्त टोटल IPPs की सिचुएशन है उसमें ये मसला है 2015 के IPPs का। इसी पे के अंडर 10-11 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी है, 15 से 17 अरब डॉलर की पेमेंट है। इसको आई थिंक वी शुड, पाकिस्तान वहां खड़ा नहीं है कि हम इस वक्त कोई नया पंडोरास बॉक्स खोलें। पर इमरान, अगर याद हो इमरान को, तो मैंने एक बात जरूर कही है कि पब्लिक डेट भी और IPPs का डेट भी इसको रीप्रोफाइल करा लें। उससे मतलब यह है कि अगले 4-5 साल भारी हैं पाकिस्तान पे, जो 4-5 साल में देना है उसको उनको कहें कि हम अगले 5 या 10 साल में जाकर देंगे आपको। सो जो पेमेंट है हर साल की वो ड्रॉप कर जाएगी, रादर देन उनसे हम अगर इस वक्त कहें कि हम उनको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे या हम उनको कहें कि हम आपके जिसको हम कहते हैं हीट रेट ऑडिट कराना चाहेंगे, अगर इन चीजों में जाएंगे तो जो नई इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाएगी। सो उनसे बैठ के, पर वो भी करने से पहले आपको उनसे ये बात करनी पड़ेगी कि हमने ये सारा काम अपने एंड पे जो 600 अरब की चोरी है क्या उसको रोक लिया है, क्या हमने डिस्कोस का प्लान बना लिया है, क्या हमने अपना जो टैरिफ का रिफॉर्म है वो कर लिया है। जब मैं ये स्टोरी लेकर मैं वही कह रहा हूँ जी, टेक दिस स्टोरी देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। मतलब आपने ऑलमोस्ट 30 बिलियन US से लेकर 80 बिलियन US तक इन बिटवीन कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में आपने 8 सालों में दे दिए। और उसके साथ साथ आपने जो अपना सर्कुलर डेट था, जो समहाउ थ्रू अ गुड गवर्नेंस, थ्रू मेकिंग सब गुड रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, कि बिजली किधर चोरी हो रही है। मुझे याद है 2015-16 में ऐसा हुआ था, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे और वो सिर्फ अलामती गिरफ्तारियां नहीं थी जो आजकल होती हैं, वो बाकायदा एक क्रैकडाउन था और उन जगहों के बिल्स को भी फोकस किया गया था कि बिजली कहाँ पे चोरी हो रही है, इनके लाइन लॉसेस जहाँ पे ज़्यादा हैं। एक अच्छा फार्मूला बना था और फिर वो कहीं फाइलों की नज़र हो गया। तो जब आप कैपेसिटी पेमेंट की मद में अपने दिफाई बजट के 6 टाइम्स ज़्यादा पैसे डिस्कोस ये जो IPPs है इनको दे रहे हैं और 1 अरब डॉलर के लिए या 2 अरब डॉलर के लिए IMF से बैक कर रहे हैं, तो आई थिंक दे आल्सो सी योर पॉलिसीज एंड इंटेंशन इन कैपेसिटीज। उसके बाद वो क्या ही आपके हक में डॉक्टर साहब फैसला देंगे और क्या ही आपको फेवर्स देंगे। व्हाट डू यू से? So we do our homework, then we go to them. अब इस homework करने के लिए you have to have home teams playing in power, petroleum, water and gas.
कि वो सारा ये फ्रेमवर्क आपके सामने रखें, फिर इस फ्रेमवर्क की डिस्कशन करने आप उनके पास जाएं। आई थिंक दैट इज वेयर लार्जली द कंट्री स्टैंड्स। ठीक है, तो हम अब इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये, चूंकि हम बहुत ज्यादा आजकल डिस्कस कर रहे हैं इसके आईपीपीस के मसले को, तो हमने पैसे तो दिए और दूसरी जानिब हमने कहीं भी मीडिया की हद तक भी कौम को एतमाद में नहीं लिया कि हम ये पेमेंट्स कर रहे हैं। ये तो अब चूंकि सियासी मुखालफीन या सियासत का एक फायदा आवाम को ये होता है कि जब दूसरा हुकूमत में आता है तो पहले के राज खोलने लग जाता है। जब गौहर साहब खुद थे तो ये बात नहीं करते थे, अब जब वो खुद नहीं है तो ये बात कर रहे हैं। तो पिछले 7-8 सालों में किसी ने कसर उठा नहीं रखी इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, डॉक्टर साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, और फिर ये अक्सर जो लोग रोते नज़र आते हैं कि जी हम तो बिल हमारा आ जाता है, बिल हमें देना पड़ता है चाहे हम बिजली जलाएं या ना जलाएं। और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत सी जगहों पे जो लोड शेडिंग है वो 12-12, 14-14 घंटे रही है, लेकिन बिल पहले से डबल आया है। यानी कि बाज़ औक़ात जब बिजली नहीं होती तो एटलीस्ट यू थिंक अच्छा बिजली नहीं है तो मेरा बिल तो कम से कम आधा आएगा ना। अगर मेरे बच्चे रात को पंखा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या लाइट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे जिससे वो पढ़ें, लेकिन उसके बावजूद बिल्स पूरे हैं। और अब हमें पता चला है कि ये वो क्रूअल किस्म के एग्रीमेंट्स थे जिनकी वजह से अब ये सिचुएशन पैदा हो रही है और पाकिस्तानी कौम इनको भुगत रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले ऐसा ही किया गया, महंगे तरीन जो तारीफ के वो थर्मल पावर प्लांट्स लगाने के ये जो मंसूबे थे वो बनाए गए, फिर सरमायाकारों को ये प्लांट्स जो है लगाने के लिए ऐसी मराद भी दी गई, जिसके बाद अब ये जो पाकिस्तान की माशी तबाही है ना ये हुई और ये उस वक्त से होनी शुरू हुई। और वही बात है कि पैदावारी सलाहियत का जो निफ्ट से ज़ायद बिजली जो है वो पैदा होती नहीं है, ना इस्तेमाल होती है, तो हम पैसे ज़रूर हमने देने हैं। इसके अलावा ये जो टैक्स, और इसमें ये मुल्क की दोनों बड़ी जमातें जो बल्कि तीनों बड़ी जमातें जो इस वक्त दो हुकूमत में और एक पहले तहरीक इंसाफ, ये सब इसमें माशाल्लाह हिस्सा बकदरे जुस्सा इन्होंने डाला है। बिल्कुल तो सबकी कैपेसिटी के इश्यूज रहे हैं, इसको लेकर सबने सरफे नजर किया है। इवन सर्कुलर डेट आई रिमेंबर जब PMLN की 2013 की गवर्नमेंट आई थी, बहुत भारी भरकम अमाउंट उस वक्त अदा कर दी गई थी, उस पर बड़ी तनकीद आई थी कि जी एकदम से आप इतनी बड़ी, देयर वाज लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो कि अदा किए गए, आपने क्यों अदा किया? तो उसको कहा गया दफा वंस फॉर ऑल इसको सेटल करना चाहते हैं, फिर हम ताकि अदायगियों के साथ साथ चलते रहें। और फिर वो इतना बड़ा कि अब एक एक पहाड़ की सूरत में हमारे सामने वो सर्कुलर डेट खड़ा है और वो होता रहेगा जब तक हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, और यही हो रहा है। और ऐसा ही हो रहा है और पिस रही है आवाम सारी। और दूसरा जो लाइन लॉसेस वाली इमरान आपने बात की, और उसमें भी यही सारी चीज है कि जहां लाइन लॉसेस हैं उन सब का बोझ जो है वो बाकी आवाम जो बेचारी बिल भी दे रही है, टैक्स भी पे कर रही है, उसके ऊपर ही आ जाता है इन दी एंड। लाइक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां ज्यादा लाइन लॉसेस हैं वहां ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उन्हीं से वो पैसे वसूल किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और जो बिल है अगर इमरान उसको देखें तो उसमें पता नहीं किस किस किस्म के टैक्सेस जो हैं वो हम पर लगाए गए हैं, और उनकी आम आदमी को समझ भी नहीं आती है कि ये किस मद में हम पे टैक्स आयद किया गया। तो इस तरीके से जो सादा लो आवाम है उसको हुकूमत जो है बेवकूफ़ बनाती चली आई है। लेकिन अब लोग बोलना शुरू हुए हैं, ये पता चला जैसे ही इमरान ने बात की कि जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो तब तो ये बात नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली जब एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो ज़रूर एक दूसरे के पोल खोलते हैं, एक्सपोज करते हैं, से पता चलता है कि जनाब सभी एक जैसे, इस तमाम में सभी एक जैसे। हम एक ब्रेक लेते हैं, बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम इकोनॉमी की बात तो कर रहे थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको पता है इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगर मुल्क में सियासत अच्छी हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, लेकिन इस वक्त मुल्क में सियासत अच्छी हो रही है और इकोनॉमी तो फिर हो ही नहीं रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो बानी तहरीक इंसाफ है उनसे अडयाला जेल में मुख्तलिफ सहाफ़ी मिले, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की और GHQ के सामने जो पुरअमन एहतजाज की कॉल है उसका 3 मरतबा उन्होंने, आपको मालूम है, कि एतराफ़ किया। मगर कप्तान के खिलाड़ी अब इस बात से इनकारी हैं, खासतौर पर असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर असेंबली के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ऐसी कोई बात नहीं की, फॉर्मर चेयरमैन जो है, उन्होंने कहा कि मीडिया में आया कि बानी तहरीक इंसाफ ने वो नहीं कहा। मोहम्मद अली खान भी कह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था। बानी PTI ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी, यानी कि GHQ के सामने एहतजाज करने की। सलमान अकरम राजा साहब जो कि सीनियर वकील भी हैं और अब सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि जो बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी है इसके मामले पर पार्टी की सतह पर बात हुई थी कि सिविल नौयत के मामलात हैं तो पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो एहतजाज उन्हीं इदारों के दफातर के बाहर किया जाएगा जो गिरफ्तारी करेंगे। एहतजाज का हर किसी को हक है, GHQ पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं है। राजा साहब ने कहा एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की कोई हिदायत नहीं थी और ना मंसूबा था। जिन लोगों ने यह काम किया उन्हें तलाश करें और सजा दें,
पूरी पार्टी पे इल्ज़ाम न लगाएं। सलमान राजा साहब ने ये भी कहा। जी हाँ, और दूसरी जानिब पर जो तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप भी लगा लिया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बानी PTI की रिहाई और बुनियादी हुकूक की फराहमी तक ये जो भूख हड़ताली कैंप है ये लगा रहेगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने बानी PTI और उनकी जमात पर जारी बयान में ये कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का भी एतराफ़ कर लिया है। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी की और सहूलतकारी का भी एतराफ़ कर लिया है। मरीम नवाज साहिबा ने मज़ीद ये कहा कि ये जो पॉलिटिकल जमात है ये नहीं है, बल्कि ये इंतशारी टोला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जिसका मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ज़मान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो पेट्रोल बम वहाँ बनाए गए और रियासत पर हमले की तरबियत वहाँ दी जाती रही है। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधे ड्रामे को 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। इस सारी टाइम में मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया कि जिन्ना हाउस को जलाया गया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने और IMF को ख़त लिखने, साइफर लहराने की साजिशें जो हैं वो बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। और मज़ीद ये कहा कि शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में आइन और कानून पर अमल करते हुए इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होना चाहिए, ताकि मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का ये तकाजा है। ये वही साजिशी गिरोह है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, CPEC और चीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए, धरने से चीन के सदर का दौरा न होने दिया और 2014 में पार्लियामेंट, PTV, वज़ीर आज़म हाउस पर भी हमले किए। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी बानी PTI से जो है वो माफ़ी का मुतालबा किया है। शरी रहमान साहिबा अपने बयान में कहती हैं कि इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले की कॉल देने पर बानी PTI को माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी जानिब अगर काबीना के अहम इजलास की बात करें, आज होगा, जिसमें बानी PTI डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है और PTI पर पाबंदी का फैसला भी हो सकता है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अताउल्लाह तारड़ की जानिब से की गई थी, उसके बाद फिर ये बात सामने आई थी कि काबीना का इजलास होगा और उसमें प्रॉपर तरीके से इसकी मंजूरी ली जाएगी। वही इमरान की बात है कि जो मुल्क की सियासी हालात हैं हमारे, वो मुस्तहकम नहीं हो रहे और अगर ये मुस्तहकम नहीं होंगे तो हमारी जो मैशत है वो भी मुस्तहकम नहीं होगी। और ये जो सिचुएशन है, ये जो विशिष्ट सर्कल है, इसके अंदर हम इसी तरीके से घूमते रहेंगे। ऐसा ही है। इस पे हम आपको आगाह करते रहेंगे क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होती है या सूरत है। फिर वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो होनहार तालिब इल्म हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 के मुकाबलों में पूरी दुनिया से आए तलबा को पछाड़ते हुए बायोलॉजी में ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं अपने नाम कर लिए हैं। काज़ाकिस्तान में होने वाली बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले होनहार तालिब इल्म सुबान सफदर जो हैं, उनकी शानदार कारकर्दगी रही, ब्रॉन्ज मेडल वो जीत कर आए हैं। आज वो हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। सुभान, हाउ आर यू, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और बहुत मुबारक आपको, आप जीते। थोड़ा सा हमें इस ओलंपियाड के बारे में बताइए, क्या था, कितने ममालिक के लोग आते हैं इसमें और क्यों मुनक्किद होता है ये एक ओलंपियाड है जो कि हर साल मुनक्किद होता है और हर साल ये एक मुख्तलिफ मुल्क में मुनक्किद किया जाता है। इस साल इसे कज़ाकिस्तान में मुनक्किद किया गया, जहाँ पे 80 मुल्कों से तलबा जो हैं जिन्होंने शिरकत की इसके अंदर, और हर मुल्क से 4 तलबा की टीम जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो तैयारी है, थोड़ा उस बारे में हमें बताइए, हाउ वाज इट? हाँ जी, हमारी इस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा निपजी फैसलाबाद वहाँ पे करवाई गई, जहाँ पर हमारे ट्रेनिंग कैंप्स के थ्रू हमारी सिलेक्शन भी की गई और वहाँ पर हमारी इस कंपटीशन के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल्स की ट्रेनिंग करवाई, जिसके बेसिस पे हमने फिर इंटरनेशनली परफॉर्म किया। अच्छा सुभान, ये बताइए वाई बायोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है बायो में और ये डार्विन से बहुत मोहब्बत है आपको, क्या वजह? हाँ, जी, बायोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत है और आगे भी इंशाल्लाह मेडिसिन और डॉक्टरी को परस्यू करने का है इरादा, तो इसी वजह से फेवरेट सब्जेक्ट भी यही है, तो बायोलॉजी। अच्छा, एक आम तौर पे तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना टू गेन गुड मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन टू बी इन टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन, क्या उसकी तैयारी स्पेशल होती है, डिफरेंट होती है और उसका कोर्स भी फिर फर्क होता है, क्या होता है?
ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एंटर होना बहुत इजी है। अच्छा। ये जो है स्टेम ऑर्गेनाइज कराता है, जो कि HEC और प्यास का जॉइंट वेंचर Okay. है। वो एक नेशन वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसके अंदर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इन चारों में से किसी में भी टेस्ट दे सकते हैं। Okay. पूरे कंट्री में कंडक्ट होता है और इस टेस्ट की बेसिस पे सिलेक्शन के थ्रू आप फाइनल लिस्ट के अंदर जो है शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। और ये टेस्ट हमारे नेशनल सिलेबस पे ही बेस्ड है, तो एक्स्ट्रा तैयारी की इनिशियली जरूरत नहीं है। तो टेस्ट का क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा बताइए। टेस्ट का स्ट्रक्चर है, टेस्ट MCQs बेस्ड होता है। उसके अंदर 50 के करीब MCQs होते हैं आपके सब्जेक्ट के जिसमें आपने अप्लाई किया है, और साथ कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन नहीं, ये इस टेस्ट के सेंटर्स होते हैं। एप्लीकेशन इसकी ऑनलाइन है, ठीक है। बट सेंटर्स लाइव होता है। और ये चैलेंजिंग कितना रहा आपके लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना? इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चैलेंजिंग तो था, क्योंकि FSC जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, FSC के अंदर परफॉर्म करना, तो उसके साथ साथ इसको बैलेंस करना था। लेकिन क्योंकि दोनों स्टडीज़ का सिलेबस ओवरलैप बहुत करता है, तो इससे फ़ायदा भी FSC में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अगर आप चूंकि टेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि ऑनलाइन नहीं होता, सेंटर्स में होता है। एप्लीकेशन कैसे देनी है, क्या एप्लीकेशन की कोई फी है इस टेस्ट में अपियर होने के लिए? हाँ जी, NSTC इस टेस्ट का नाम है। आप NSTC का ऑनलाइन पोर्टल है, अगर आप गूगल पे सर्च करें NSTC नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट, और ऑनलाइन आप इसके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 600 फी है टेस्ट की, और ये टेस्ट जो है वो अराउंड ये समर में ही कंडक्ट होता है, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी-फरवरी से स्टार्ट। सो व्हाट मेड यू टू जस्ट लैंड टू अ ब्रॉन्ज मेडल? आई मीन ऐसे क्या था जिसने सिल्वर और गोल्ड से दूर रखा? पॉइंट्स कम थे कोई, या दूसरे ज्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया? व्हाट वाज दैट? वैसे तो ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, और यहाँ पे सारे ममालिक जो हैं वो रेस में लगे होते हैं। इंडिया भी था इसमें? इंडिया भी था इसमें। अच्छा, वाह यार जी। तो अच्छा, यही बताएं कि कितने कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे और कितने स्टूडेंट्स थे जिनके दरमियान ये कंपटीशन था? 80 कंट्रीज थी वहाँ पे, 80 ममालिक थे, और हर मुल्क से 4-4 स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि उनकी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अराउंड 300 के करीब स्टूडेंट्स थे। ओके। तो आप सिल्वर और गोल्ड क्यों नहीं, सवाल मेरे उसका जवाब दे। हाँ जी, सिल्वर और गोल्ड। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचे? मैं इस वजह से सिल्वर के करीब थे, थोड़े से पॉइंट्स रह गए सिल्वर के अंदर, एक प्रैक्टिकल के अंदर जो है थोड़ा सा मैसअप हो गया था। बाकी लेकिन पाकिस्तान इज ऑन द वे टू अ गोल्ड, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है ओवर द इयर्स वो बेहतर होती जा रही है। अच्छा, इसमें क्या कोई एज ग्रुप मेक श्योर किया जाता है? वैसे हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 18 years old. You're 18. ओके, सो आपको इसमें एक सर्टेन एज ग्रुप श्योर किया जाता है कि उससे नीचे के बच्चे होंगे, कोई सर्टेन क्लास, या फिर जस्ट IQ की बात है और कोई भी आके स्टूडेंट? इसके अंदर मिनिमम एज तो कोई नहीं है। इसके अंदर मिनिमम एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज है आई थिंक 19-20। Okay. और दूसरी चीज ये कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट नहीं हो सकते। अच्छा। तो आपको अप्लाई 1 साल पहले करना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर के अंदर अगर इस प्रोसेस में शामिल होंगे तो आप सेकंड ईयर तक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे। अच्छा। सेकंड ईयर में अप्लाई करेंगे तो वो तो जब टाइम आएगा तो यूल बी इन यूनिवर्सिटी। तो क्या विद द टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है कि आप इस वक्त किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं? जी, आपको एजुकेशन होती रहती है? जी, एजुकेशन आपको बताना पड़ता है। वो सिलेक्शन आप फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ईयर में जब आप आ जाएं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें सुभान ऐसा है कि हर ग्रेड के बच्चों का अलग कंपटीशन है? नहीं, सारे एक साथ हैं, क्योंकि दे वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो उन्होंने सारे एज ग्रुप्स का साथ ही बोला। और आपको कोई हेल्प होती है किसी किस्म की बैठे हुए? आई मीन आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं पूरा आपने एक जब आप मेमोराइज करके वो करना? नहीं, ये मेमोराइजेशन इनिशियल टेस्ट ऐसे, लेकिन वो टेस्ट जो है वो मेमोराइजेशन बेस्ड कम ही होता है। एवरीथिंग यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन। तो आप अगर इंटरप्रेट उसे सही कर लें तो वो सॉल्व हो जाएगा। सो नीड टू बी मोर स्मार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेमोराइजेशन से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। सही है। तो आगे क्या करने का इरादा है? बायोलॉजी प्रोफेसर तो नहीं बनना आपने? आगे इंशाल्लाह मेडिसिन में जाने का इरादा है, और बायोमेडिकल रिसर्च में जाने का इरादा है कि न्यू क्योर्स फॉर डिजीजेस। बायोमेडिकल रिसर्च में जाने का इरादा है। पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पांस? ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। जी। और ज्यादा क्रेडिट किसका है इसमें? आप किसको देना चाहेंगे आपकी इस अचीवमेंट को? ज़्यादा क्रेडिट तो ऑब्वियसली पेरेंट्स और टीचर्स का है। मेरे टीचर्स ने मोटिवेट किया कि इस कंपटीशन में हिस्सा लें, टीचर्स ने गाइड किया कि कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, और पेरेंट्स की तो सपोर्ट ऑब्वियसली हर जगह ही होती है, उसको तो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। एंड बाकी जो हमारी ट्रेनिंग हमारे कैंप्स में करवाई, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, मैं आसमा इमरान और सर आमिर अली, उनका बहुत रोल था। हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के सर थे सर असद अली, और हमारे जो मैम थी मैम रुबाब, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। सर अपना मेडल तो दिखाइए हमारे फुल स्क्रीन, जरा कैमरा भी दिखाइए जी इनका मेडल। ये इनका मेडल है जो ये पाकिस्तान के लिए जीत के आए हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, इनका जाना ही वहाँ पे बहुत है। सुभान सफदर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इस बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में पार्टिसिपेट किया इन कजाकिस्तान, और वहाँ से बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग इंडिया उनके स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनको बीट करके हैं। सुभान, सो प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप, डोंट स्टॉप हियर।
अल्लाह करे एक बहुत अच्छे आप रिसर्चर के तौर पे और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे सामने आए मुस्तकबिल के अंदर। अच्छा जी, चूँकि हमने बायोलॉजी का जिक्र किया, इट इज़ लिंक्ड विद योर हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत पे तवज्जो दें, और आपसे मुराद इसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नेग्लिजेंस दिखाता हूँ। हम एक्सरसाइज नहीं करते, वर्चुअल करते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। और आज फिर फैसल हमारे साथ है, देखते हैं फैसल आज हमें क्या बता रहे हैं। जी, तो वर्कआउट का जो आज सेशन हमने रखा हुआ है वो स्ट्रेचिंग के ऊपर रखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं अपने टाइम फ्रेम के अंदर इफेक्टिव और सिलेक्टेड मूवमेंट्स को कवर करने की, जिसमें सब मसल्स हम कवर कर लें, क्योंकि अगर हम सब स्ट्रेचिंग की मूवमेंट्स को कवर करना शुरू हो जाएंगे तो हमें एटलीस्ट 30-40 मिनट चाहिए, तो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं क्विकली इसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेच करेंगे वो होल्ड करेंगे हाथ को और स्ट्रेच करेंगे फोर आर्म्स प्लस बाइसेप को। ये हमारे फोर आर्म्स और बाइसेप के मसल इसमें एंगेज हैं, ये स्ट्रेच हो जाएंगे। आप जितना प्रेशर मेंटेन रखेंगे अपने मसल्स के ऊपर, इतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपका रेंज ऑफ मोशन और आपको वर्कआउट में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट मूव हम करेंगे अभी लैट्स के मसल्स के लिए। आप जब लेफ्ट साइड पे अप डाउन होंगे तो आपके राइट साइड की जो लैट्स के मसल है ये एंगेज होंगे। इसी तरह आप रिपीट करेंगे दूसरी साइड पर भी। आपकी लैट्स मसल एंगेज होंगे। अभी हम करेंगे मूव ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग के लिए। तो ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग के लिए आप होल्ड करें एल्बो, सेम आप रिपीट करें। फिर आप चेस्ट के लिए करें एक मूव। जितना आप स्ट्रेच रखें मसल को, प्रेशर मेंटेन रखें। नेक्स्ट मूव हम करेंगे लोअर बॉडी के लिए, तो उसके लिए हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले होल्ड करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड, सेम आप रिपीट करें 1 2 3 4 5। आपके थाई के लेग्स के सारे मसल ये फ्रंट वाले इनर और आउटर भी एंगेज होंगे। अभी बाकी मूवमेंट्स में भी हम करके दिखाते हैं आपको। आप होल्ड करें दोनों हाथों से लेग को, और ये हैमस्ट्रिंग मसल अभी आपके एंगेज हो रहेंगे। इसी तरह आप रिपीट करें। अभी आप इस लेग से प्रेशर देंगे, इस वाली लेग को, इसकी पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी ये। सेम आप रिपीट करें। आपके ग्लूट्स के हैमस्ट्रिंग के मसल इससे स्ट्रेच हो जाएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। नेक्स्ट मूव इनर आउटर और हैमस्ट्रिंग और फ्रंट लेग्स के सब मसल इसमें एंगेज हो जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग का सेशन था। अगर आप वर्कआउट से पहले अपने सेशन को करते हैं तो आपके मसल्स वार्म अप हो जाएंगे। अगर आप वर्कआउट के बाद इसको प्लान करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। तो ज़रूर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप स्ट्रेचिंग का जो सेशन है इनको ज़रूर प्लान किया करें। आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपका वर्कआउट भी अच्छा रहेगा, रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये लाजमी नहीं आप उधर ही फुटपाथ पे करेंगे। आप कहीं भी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, वॉक जरूर करें, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फैसल ने बताए हैं उन पर जरूर जरा नजर रखिएगा। अच्छा, इससे भी अच्छी बात बताऊं, हाँ। कम खाया करें, पोर्शंस में खाया करें, अपनी डाइट पे तवज्जो दिया करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। ये तो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट पे फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ, हमने यूएस इलेक्शंस पर भी बात करनी है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है एक्सप्रेस, हमारे साथ ही रहिए। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद। और वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट सफर है शर्त का, जिसमें आपके साथ होते हैं नन अदर देन वकार अहमद मलिक। और आज साइकिलिंग के हवाले से बात हो रही है, उनके साथ कौन से साइकिलिस्ट हैं और किन एडवेंचर्स पे बात हो रही है। जो साइकिलिस्ट हैं भाई उनके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स वॉच सफर है शर्त टुडे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त स्पेशल। और आज हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। उनका जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग है वो बहुत ही कमाल है।
और वो है साइकिलिंग। इकबाल साहब हमारे साथ है। इकबाल यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत बड़ा इसका वकील हूँ। जो बाईसाइकिलिंग है उसकी एक वजह है कि मुझे लगता है कि नेचर के आप करीब तरीन तो पैदल सफ़र करें तो हो सकते हैं, बट अगर पैदल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये एक वाहिद सवारी है जिसमें ना इंजन की नॉइज़ है और आप नेचर के बिल्कुल करीब भी हैं और आप नेचर के साथ सफ़र भी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। आप साइकिलिंग करते हैं और एक तो आप ताऊ बड़ तक गए जी जी, जहाँ से कितना ज़बरदस्त वो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था। और उससे पहले बुनियादी सवाल जो अमूमी तौर पे किया जाता है कि ये शौक़ कहाँ से डेवलप? शौक एक्चुअली साइकिल जो है वो इट्सेल्फ आपको एक फ्रीडम की फील देती है। हाँ जी, फ्रीडम, नो डिपेंडेंसी एट ऑल ना। इफ़ यू नो सम, थोड़ा सा टेक्निकली आप नो हाउ रखते हैं, यू कैन हैंडल दैट, तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग। तो मुझे इसलिए फ्रीडम और लिबर्टी इसकी बहुत पसंद है। मैं तो इसको फ्रीडम मशीन कहता हूँ। तो इट टेक्स मी टू एनीवेयर वेयर एवर आई लाइक टू। ये आबशार आई है, यही साइकिल खड़ी की है, बैठ गए वही साइकिल खड़ी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। मैं आपको मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि पावर अप्लाई करें और उसके वर्सेस अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करें तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं इन द यूनिवर्स, उसमें इंसान का नंबर ना बहुत नीचे है, कोई 50, 60, 70, 100 के करीब है, मतलब बहुत नीचे है। लेकिन जस्ट आप उसके अंदर साइकिल जब ऐड करते हैं ना तो इट बिकम्स इन टॉप 5 and 10। ओके, तो एफर्ट वर्सेस डिस्टेंस, तो ये बहुत एक बिग एक जो है ना इसमें एक एड ऑन करता है साइकिल जो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आप कोई एक्स्ट्रा किसी से पावर नहीं ले रहे, कुछ पावर तो वही है जो कि आप खुद ही कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल लेकिन आप टॉप 5 में तकरीबन टॉप 5 में आ जाते हैं। तो ये बताइए कि ये अगेन आपका स्टार्ट कब से हुआ ये जो साइकिलिंग? वैसे तो आपको पता है सब चलाते हैं बचपन में, शौक तो सबको ही होता है थोड़ा बहुत। मुझे शुरू से ये था कि मुझे ना वही बात के वो नहीं पसंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पसंद थी। मेरा दिल होता था मैंने कहीं भी जाना यार मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ना नेविगेशन का शौक होता है कि आप मैप्स, रूट्स, एरियाज़ एक्सप्लोर, तो फिर जब आपके पास एक कन्वेंस है तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले तो ये नहीं होते थे गूगल मैप्स एंड दिस थिंग्स, तो मेरे पास वो प्रिंटेड मैप्स होते थे, तो मैं पहले से ही प्लान करता था कि यार ये मैंने ना आज नया रूट है, इधर देखूंगा, इधर से जाऊंगा, ये रोड किस तरफ जाती है, ये कैसे। तो सारा लाहौर हमने स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह से देख लिया। तो वो बस इसी तरह से ग्रेजुअली ये जो अब जब हम साइकिलिंग की जानिब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गैजेट्स हैं या इवन साइकिल की जो टाइप्स हैं उसमें जो वैरायटी है वो एज ए साइकिलिस्ट जब आप देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट का तो आपको कम नहीं दिखाई देती। मसलन मुझे एक स्पीडोमीटर चाहिए, मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा या मुझे कहेंगे ऑनलाइन मंगवा दें और उसके बाद फिर उसका क्या वजह है या शायद हमारे यहाँ वो इस तरह शौक अभी डेवलप नहीं अभी शौक डेवलप नहीं हुआ। दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमने इसको प्रमोट भी नहीं किया। प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया। प्रमोट नहीं किया। हम लोग तो जो है ना साइकिल वाले को तो समझते हैं गरीब आदमी है भाई। एक हम कहते हैं साइकिल वाला गरीब आदमी है, दूसरा प्रमोट हम सिर्फ ज़बानी कलामी करते हैं। यानी प्रमोशन ये होती है अगर गवर्नमेंट उस सतह पे देखा जाए तो प्रमोशन ये होती है कि आप साइकिलिंग के ट्रैक्स पहले बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर अपना एक खुद भी चलाते हैं तो उसके बाद एक पूरी जी जब आपकी बात ठीक है। जब देखें जब ऊपर से लोग चलाएंगे ना, जैसे एक आर्टिस्ट है या एक फिल्म का हीरो है, अगर वो साइकिल पे जा रहा है या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे जा रहा है तो वो देख के सबको फील आती है कि हाँ यार ये होनी चाहिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी साइकिलिस्ट को देखेंगे तो वो तो जितनी बड़ी गाड़ी है भाई उतना ज़्यादा उसका राइड बना हुआ है यहाँ पे रोड के ऊपर। मुझे एक शौक है साइकिलिंग का, तो मैं तकरीबन 100 किलोमीटर करता हूँ महीने में। लेकिन मुझे अब ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि मैं ऑफिस आ सकूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा रिस्क जो है इसकी जो यहाँ की ट्रैफिक है ये एक रिस्की है। मतलब आप यहाँ पे जिस तरह तो इसके लिए जब तक अलग ट्रैक्स ना हो वो नहीं। पर डे जब आप मिसाल के तौर पे ताऊ बढ़ गए, हम उसकी कश्मीर की बात करते हैं, तो पर डे आप कितने किलोमीटर करते हैं? मैंने इसको प्लान किया हुआ था 100 किलोमीटर पर डे एंड आई डिड अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह। 100 किलोमीटर पर डे वो आप करते रहे? वो मैंने किया। ये बताएं कि जब हम बाईसाइकिल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। यस। अब जब हम एक कारपेटेड रोड है, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर ही है, जी जी, तो भी हमें माउंटेन बाइक ही लेनी चाहिए? रोड बाइक ज़्यादा बिकॉज इफ द रोड इज गुड यू शुड हैव रोड बाइक, क्योंकि स्पीड भी है, लाइट भी है, गियर्स रेशो सारी उसके अंदर होती है, तो आप रोड बाइक पे आए। तो इसकी क्या वजह है फिर हमारे यहाँ इतना पॉपुलर है माउंटेन बाइक के? सिटी के लोग, जो ग्राउंड के लोग, मैदानी लोग हैं, वो भी माउंटेन बाइक एक्चुअली एडवेंचर पसंद करते हैं ना।
एडवेंचर पसंद करते हैं, लेकिन उस तरह की आपको लोकेशंस का वो पता नहीं बाइसाइकिल है। जिस चीज़ के लिए बनी है वहाँ इस्तेमाल वहाँ नहीं कर रहे हैं, वहाँ नहीं वो कर रोड पे कर रहे हैं। रोड पे कर रहे हैं। पसंद है, एडवेंचर पसंद है, देखिए जीप रखी हुई है, चला सड़कों पे रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी मिसाल दी आपने। ये बताएं कि आपको किस तरह का गियर चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कुछ मैंने बाईसाइकिलिस्ट देखे हैं जो इंटरनेशनली, वो तो बहुत बहुत कुछ उन्होंने कैरी किया होता है, ख़वातीन ने भी बहुत सारा सामान, और खैर वो इंटरनेशनल सफ़र कर रहे होते हैं, बट अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो एक चेकलिस्ट थी थोड़ा बहुत शेयर कर ठीक है, देता हूँ। ठीक है। उसके अंदर ऑब्वियसली एक पहले तो क्लोथिंग थोड़ी बहुत होती है, अकॉर्डिंग टू वेदर आपने थोड़ा जी, बहुत, और इसमें एक चीज़ और भी है कि ऑलवेज ट्रैवल लाइट, कि आपके पास वेट बहुत मैटर करता है। तो इसमें आप जितना कम से कम वेट रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने खुद ही तो खींचना है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, प्लस ये है कि थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इसकी टूल किट पूरी होनी चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ टू फिक्स द पंक्चर एंड छोटे मोटे इशूज़ जो हैं वो आप खुद कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ होती है इसकी, कोई बहुत चूँकि बहुत कम्प्लेक्स मशीन नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं होती, बेसिक सी टूल किट होती है इसकी, वो अगर आपके पास है और आप जानते हैं कि इसको मैंने कैसे करना है तो काफ़ी होता है। साइकिल की जो टाइप्स हैं, मतलब उसकी प्राइसेस के हवाले से अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो शायद ये समझते हैं क्योंकि एक बड़ा टूर करने के लिए, जिस तरह कराकोरम हाईवे या कोई भी बड़ा टूर करने के लिए कोई बहुत महंगी बाईसाइकिल जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोई हल्की कार्बन, लेकिन इस पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? इस पे मैं ये कहूँगा कि ये किसी हद तक ठीक है, अच्छा, किसी हद तक ठीक, बाइक किसी हद तक ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप स्टील बाइक लेंगे ना तो वो तो आप नहीं कर सकेंगे ट्रेवल ना। इसमें जो अच्छी साइकिल है उसमें बेसिक चीज़ नॉट ओनली कि वो कार्बन की है या लाइट वेट है, उसकी असल मेन चीज़ होती है स्मूथनेस। क्या पावर एक्सर्ट करते हैं तो इतनी स्मूथ होती है कि वो मैक्सिमम आउटपुट भी देती है आपको। ओके, ठीक है। अब नॉर्मल सी साइकिल लेंगे वो आपने पावर तो लगा दी, लेकिन वो आपको डिस्टेंस उतना ट्रेवल नहीं करवा रही। तो इसकी स्मूथनेस और इसकी जो चीज़ है ना, टफनेस, बिल्कुल सीधी रोड फिलहाल उसको कर, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए उस साइकिल की जो कि आप समझते हैं रिकमेंडेबल या अच्छी साइकिल है? देखें नॉर्मल रोड के ऊपर हम तो इधर लाहौर में तो बड़ी बड़ी स्पीड करते हैं, हम तो 50 प्लस पे भी जाते हैं, वो लेकिन होती भी रोड बाइक है। वहाँ पे तो आप असल में एंजॉय करने गए होते हैं, तो साइड सीइंग है, आप एक एंजॉय कर रहे हैं और आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस करना है, तो उसमें आप स्प्रिंट नहीं मार रहे होते हैं, आप एक ऐसी कंफर्टेबल स्पीड पे जा रहे हैं जिसमें उस कंफर्टेबल स्पीड को जानना चाहता हूँ जी। वो कंफर्टेबल स्पीड मेरी जो थी वो अबाउट 15, 20, 22, अगर बिल्कुल स्मूथ रोड है तो 20 to 25। गुड स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि आप 2 घंटे के एक्सर्शन में अगर 50 किलोमीटर 50 करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक लंबी रेस्ट करने के बाद कोई अगला चंग और उसके बाद अगला, ठीक है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब आप जो हमारी यूथ है इसको क्या कहेंगे जो वन व्हीलिंग करती है, उल्टे सीधे काम, डायरेक्शनलेस, इनको आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव सरगर्मी है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात कि एज की कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट ये तो आपने साबित कर दिया है कि तो ये इस यूथ को कोई पैगाम देना चाहिए? यूथ को मैं तो यही कहूँगा जी, देखें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप डेली कम्यूट में इसको लेके आएँ और डिपेंडेंसी ख़त्म करें, और इसके अंदर ये है कि देखें एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी चीज़ है, पोल्यूशन फ्री है। फिर आप ये देखें कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, आप यूरोप ले लें, आप चाइना ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप देखें कितनी साइकिलिंग होती है वहाँ पर। अगर उनसे आप कंपेयर करें, हमारे यहाँ तो होती ही नहीं, हमारे यहाँ तो होती नहीं। देखें जिन लोगों ने तरक्की की है उन्होंने साइकिल नहीं छोड़ी, और हम अपने साइकिल वाले को समझते हैं कि ये गरीब आदमी है। हॉलैंड की जो इंसानी आबादी है वो कम है और नंबर ऑफ बाइसाइकिल ज़्यादा है। एग्जैक्टली। जब टाउबर्ट या इस तरह की किसी हिली स्टेशन या इस तरफ जाते हैं तो जब आप सफ़र कर रहे होते हैं रास्ते में, तो लोग आपको जो लोकल मकामी वो आपको एज ए सेलिब्रिटी, ओह माय गॉड, नो वर्ड्स, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। अगर मेरे पास से अगर 100 लोग मेरे पास से गुजरे हैं आगे पीछे, तो उनमें से 99 ने मुझे वेव किया है, हेलो हाई किया है, विश किया है, गुड लक किया है, माशाल्लाह किया है। फिर स्पेशली दे फील के यार इस स्टेज के अंदर इन माउंटेन्स में जहाँ पे हम गाड़ी पे इतनी मुश्किल से आ रहे हैं, बाइक्स पे इतनी मुश्किल से आ रहे हैं, तो ये साइकिल पे कैसे आ रहे हैं। और लोगों ने मेरे साथ रोक रोक के तस्वीरें बनाई, एंड आई वाज फीलिंग कि यार पता नहीं क्या स्पेशल है जो इन लोगों को फैसिनेट कर रहा है। एक्चुअली उस एरिया के अंदर साइकिलिंग मेरे ख्याल है ही नहीं बिल्कुल भी ना, और स्पेशली टाउबर्ट के करीब पहुंच के तो मुझे लिटरली लोगों ने कहा कि जी हमने इससे पहले साइकिलिंग करनी नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने ये जो रूट मुंतखब किया ये वाकई इस सवाल से है, क्योंकि अगर आप कराकोरम हाईवे करते हैं तो कराकोरम हाईवे में शायद ये ना होता पिछले 50-60 सालों में। एक दुनिया भर में चाइना जाते हैं लोग, हाँ, दुनिया भर में इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये रूट नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जिस तरह इकबाल साहब कह रहे थे कि इनको जब ये
टूर में थे तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे इनको ट्रीट किया गया। इसकी एक मैं आपको एक बुनियादी वजह बताऊं कि यहाँ पे हमारी जो सोशल क्लास है ये किसी भी ट्रैवलिंग, आप के केस की मिसाल ले लेते हैं, कराकोरम हाईवे पे ये उलट हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे हमारा सोशल क्लास जो है, अगर हम उसको देखें तो जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है वो अपने आप को बेहतर समझता है, उसके बाद छोटी गाड़ी वाले बेहतर समझता है, उसके बाद जिसके पास बाइक है वो बेहतर है, उसके बाद बाईसाइकिल वाले को एक गरीब समझा जाता है, फिर पैदल बिल्कुल ही। ये जो क्लास सिस्टम है ये कराकोरम हाईवे पे उलट हो जाता है। कराकोरम हाईवे पे जो एक साइकिल वाला है वो अपने से इन्फीरियर समझता है मोटरसाइकिल वाले को कि ये क्या ट्रैवल कर रहा है, इसने तो इंजन का शोर भी है। मोटरसाइकिल वाला जो है वो गाड़ी वाले को करता है कि तुम देखने क्या आए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या है पैनोरामा। और जो गाड़ी वाला है वो हो सकता है कि जहाज़ वाले को कर रहा हो कि तुम्हें क्या पता कि कराकोरम हाईवे क्या है। तो यहाँ पे जो पूरा क्लास सिस्टम है ये हो जाता है। और अगर आपको एक सेलिब्रिटी बनना है तो और बाईसाइकिल चलानी है तो वो कराकोरम हाईवे पे जाइए, आप स्कर्दू रोड पे जाइए, आप ताओबड़ जाइए, आप बाबूसर वाली साइड से जाइए। पाकिस्तान में बेतहाशा ट्रैक्स हैं और आप डेजर्ट वाली साइड पे चले जाएं, सराब वाली तो कमाल गवादर वाली साइड है। बाईसाइकिलिंग को जितना फ़रोग दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। ये एक बहुत मस्बत सरगर्मी है। अपने बच्चों को बाईसाइकिल्स पे लगाइए ताकि उनकी सेहत भी बेहतर रहे और उनकी सोच जो है वो बहुत ही मुस्बत रहे और किसी तरह की मनफी सरगर्मियों में वो ना पड़े। देखते रहिए सफ़र-ए-शर्क़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात कर लेते हैं यूएस इलेक्शंस की। तो जनाब अमरीकी सदर जो बाइडन ने, आपको पता है, सदारती इंतखाब की दौर से वो दस्तबरदार हुए हैं। कैमला हैरिस जो है वो बतौर सदारती उम्मीदवार उनकी तौसीक की गई और कहा गया था कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर वो फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। मगर अभी तक डेमोक्रेट्स की तरफ से कैमला हैरिस की बतौर सदर उम्मीदवार नामजदगी जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अगर कैमला हैरिस सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी जीत जाती हैं और इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेती हैं तो वो अमरीका की पहली खातून सदर होंगी। और कैमला हैरिस सदारती उम्मीदवार के लिए बड़ी पुरुम्मीद है और वो ये कहती हैं कि नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए वो काफ़ी पुरअज़्म है। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना भी बनाया और उन्होंने कहा कि साबिक अमरीकी सदर को कहा कि वो दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज हैं, तशबीह दी और कहा कि ट्रंप किसी जुर्म में सज़ा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। दूसरी जानिब कैमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए कई अहम डेमोक्रेट्स गवर्नर्स की हिमायत हासिल है और कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवारों की जो नामजदगी है उसके लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत जो है वो अभी तक हासिल कर ली है। बिल्कुल। और अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि मिशिगन, इलिनॉय, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, कैंटकी के गवर्नर्स ने कैमला की हिमायत की है। 50 डेमोक्रेट अरकान कैमला की हिमायत कर चुके हैं जबकि पार्टी अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। सो लेट्स सी इफ शी इज द वन या फिर इसमें कोई तब्दीली आती है। और इस कन्वेंशन के हवाले से अगर बात करें तो इलिनॉय में 19 से 22 अगस्त तक इसको इनेकाद इसका किया जाना है। तकरीबन 15-20 दिन इसमें बाकी हैं। और साबिक सदर उधर अमरीकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने बयान में बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया है। अब इसके पीछे क्या है, ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है? वी ऑल नो कि ट्रंप जख्मी हो गए थे एक हमले के अंदर और उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसके अंदर एक नई रूह आई है, उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में ये अटैक हुआ था। हमारे साथ डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। उनसे ज़रा इस बारे में जानते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं और क्या उनको लगता है कि कैमला वुड बी एबल टू मेक इट टू द प्रेसिडेंसी। क्या इस सूरत हाल में ऐसा लगता है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आप यकीनी तौर पे फॉलो कर रही होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हमारी याददाश्त के अंदर रिसेंट पास्ट के अंदर ऐसा नहीं हुआ जिस तरह की ये सूरत हाल अब बन रही है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल आपका तज्जिया जानना चाहता हूँ, आपका क्या तज्जिया इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, जहाँ तक बात है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है दुनिया में इस चीज की कि इन्होंने जो विड्रॉ किया है जो बाइडेन ने, लेकिन इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड इमरान आल्सो बिकॉज कि उनकी हेल्थ कंडीशंस और जिस तरह से उनको उनकी मेडिकल टीम जो है एडवाइस कर रही थी बहुत सारे जो है मेजर्स लेने के लिए जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। लेकिन अगर आप देखें तो लॉन्ग हिस्ट्री है उनकी जो आपके डेमोक्रेट्स की जो पॉलिटिक्स है यूएस के अंदर, तो इसलिए उनका जो है वो एग्जिस्टेंस और उनका रेस में रहना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था फॉर द डेमोक्रेट्स। लेकिन वो नहीं रह पाए और उसकी जाहिर है कि रीजंस जो हैं ऑब्वियस हैं, बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। अब ये कि why there is no such a strong candidate as the Joe Biden was, that is a question.
क्योंकि हैरिस जो हैं वो एक कैंडिडेट के तौर पर सामने तो आई हैं, लेकिन उनका उस तरह से अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में अभी तक का रोल देखते हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट रोल नहीं है जिस तरह से हम बाकी जो प्रेसिडेंट्स हैं आउटगोइंग हैं, या इस वक्त हम इवन हिलरी है, हम बाकियों को देख रहे हैं, तो वो उस तरह से उनका नहीं है। लेकिन अभी देखिए देयर आर 3-4 मंथ्स स्टिल, ये चीज कैसे डेवलप होती है, कैसे इवॉल्व होती है, पॉलिटिक्स है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज ऑन एवरीडे बेसिस। तो इसमें तो ये है कि मैं नहीं समझती कि शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज कंपेयर टू अदर्स, बट अब ये कि जो बाइडेन की जितनी सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशनल है, जो आपकी वोटर्स की अगर वो गेन कर लेती हैं सब, ठीक है, तो फिर तो हम उनके लिए होपफुल रह सकते हैं, अदरवाइज मुझे बहुत स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट वो नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अब बाइडेन दस्तबरदार हुए हैं और ये जो ताख़ीर हुई है, क्योंकि आगाज़ से ही हमने देखा ग्रैंड डिबेट जो थी बाइडेन और ट्रंप की, उसके बाद से ही ये बातें जो है वो ज़ेर गर्दिश थी, उसके बाद फिर बाइडेन जो है उनको कोविड का इशू, फिर उसके बाद फाइनली आकर वो दस्तबरदार हो गए। तो इस डिले से, इस ताख़ीर से डेमोक्रेट्स को कितना नुकसान होगा? मेरा ख्याल है कि अभी तक देखिए जो सिचुएशन क्लियर नहीं हुई थी कि हु इज द एक्चुअली कैंडिडेट रेसिंग फॉर द प्रेसिडेंसी, यही वो कंफ्यूजन आई है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे या अमेरिका से बाहर बैठे दुनिया में ये समझ सकते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर इस चीज की कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी का लेवल क्या होगा। तो नेचुरली इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर किया है, डेमोक्रेट्स को किया है, उनके वोटर्स को किया है। ये बहुत टाइमली डिसीजन लेने चाहिए थे, और हमारी पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरी जाहिर है कि वहाँ का एक्सपीरियंस भी है, कि वो वेल प्लान्ड लोग हैं, बिफोर टाइम वेल प्लान वो चीजें करते हैं। तो उसके बावजूद ये चीज जो है वो शो करती है कि बाइडेन ने टिल लास्ट मोमेंट कोशिश की है कि वो उस रेस के अंदर रह सकें, लेकिन फाइनली ही हैज। अच्छा, हर इंतखाब के अंदर एक तो मैनिफेस्टो होता है डॉक्टर साहिबा, और एक सर्टन कोई लाइन होती है जिसकी बेस पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। आई रिमेंबर ओबामा केयर, ओबामा ने हेल्थ के ऊपर बड़ी बात की थी, फिर वो स्याह फार्म थे, फिर उसके बाद हम अगर अभी जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्ट या फंडामेंटलिस्ट अप्रोच थी ट्रंप की, इसको हिट किया। लेकिन अब आके जो बाइडेन को पैलेस्टाइन के मामले पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, और माशी मामलात में भी अमेरिका कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कर पाया है। लेकिन ये मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा की पॉइंट है जिसके ऊपर इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स और ये इलेक्शन आने वाला बेस करेगा, जिसकी बेस पे यू थिंक अमेरिकन वोटर इस बेस पे वोट करेगा? देखिए, उनके नेशनल इश्यूज हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद है, बस एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी हम किस चीज से कंसर्न है और उनकी नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे इंपैक्ट करेगी, हम बेसिकली उससे कंसर्न है। और दुनिया, हम नहीं, आई मीन पूरी दुनिया के लीडर्स, जब उन्होंने विड्रॉ किया है तो सब लीडर्स की अपनी अपनी स्टेटमेंट्स आई हैं, उनके एक्सप्रेशन आए, और आपने उसको देखा होगा। देखिए, दुनिया में इस वक्त एक तो ये समझना चाहिए कि जो उनकी नेशनल जो डायनामिक्स हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो मोर और लेस सेम रहते हैं। ये बाय एंड लार्ज एवरी पार्टी विल फॉलो द सेम नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल कोई रेडिकल चेंज, ये आप नहीं देखेंगे, चाहे वो ईरान का मसला होगा, चाहे वो पैलेस्टीन का मसला होगा, चाहे वो यूक्रेन की वॉर का मसला होगा, चाहे वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस का इशू होगा, या चाइना का इशू होगा। आप देखेंगे कि बहुत रेडिकल आपको चेंज नजर नहीं आती। हाँ, चेंज किस चीज में आती है? मेथड में, टूल्स में, हाउ टू डील विद दैट फॉरेन पॉलिसी, राइट? अब जैसे आपने कहा फंडामेंटलिस्ट अप्रोच थी, तो ट्रंप का एक हार्ड लाइन जिसे कह लें कि वो ट्रंप जो है उसने कोशिश की डिवाइड करनी। जैसे उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, याद है आपको कि उसके अंदर ये मैनिफेस्टो में जैसे ओबामा केयर की बात की, तो इनके यहाँ अमेरिका फर्स्ट था। सबसे पहले क्या कि आई विल बिल्ड ए वॉल, इफ यू रिमेम्बर, मैक्सिको का, लैटिन अमेरिका के दरमियान एक वॉल है जी। अमेरिका, अभी जो बाइडेन ने, इसने भी यही किया, लेकिन इसने ये कहा उन मुल्कों को, लैटिन अमेरिकन को पर्टिकुलरली, कि आप खुद लोगों को रोकें कि इलीगल इमिग्रेशन जो है वो क्रॉस ना करें, बॉर्डर क्रॉस ना करें। उन मुल्कों को उसको दिया, इम्पोज नहीं किया। सेकेंड बात बाइडेन की क्या थी कि इसने क्लोज रिलेशंस बनाए हैं दुनिया के मुल्कों के लीडर्स से, इसने ब्लॉक्स बनाए हैं, क्लोज इसने रिलेशन डेवलप किया है। जिस तरह से ट्रंप ने क्या किया था कि नेटो को क्रिटिसाइज फॉरन, कि नेटो जो है उसके लिए जो मुल्क पे करेगा सिर्फ उसके लिए नेटो करेगा, हम नेटो की कॉस्ट क्यों उठाएं, ठीक है?
और उसके लिए EU को बहुत ज्यादा वही criticize किया नेशनलिज्म की जो अप्रोच है। अच्छा, एक ये जो कन्विक्टेड, ये जो कैमला हैरिस ने भी कहा है कि पहले कन्विक्टेड आदमी हैं और उनको बदतरीन उन्होंने कहा, मतलब अब इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स विद द टाइम सख्त हुई है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी यही हाल हुआ है। जैसे हमने भारत में भी देखा, राहुल गांधी ने एक बड़ी एक गरम स्पीच मोदी साहब के सामने की, एंड सो आर द बाइडेन एंड ट्रंप रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशनशिप। तो आप आने वाले वक्त के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्या ट्रंप को ये चीज़ पब्लिकली हेल्प कर रही है? आई मीन वो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ और वो मनाजिर हमने देखे जो अमेरिका में हम एक्सपेक्ट नहीं करते या पहले नहीं देखे कभी हमने। देखिए, देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑलवेज, राइट? लोगों ने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना होता है, उसको वॉच करना होता है। जनरली जब हम एक बात करते हैं किसी डिसेंसी की, एक लेवल ऑफ पॉलिटिक्स की, लेवल ऑफ लैंग्वेज की, और एक सिविलाइजेशन की, और एक अच्छी, एक प्रोग्रेसिव पार्टी की, तो उसमें तो हम कहीं ट्रंप को नहीं देंगे, ठीक, राइट? लेकिन एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वो भी है जो हमारे यहाँ भी है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जिस अंदाज में चाहे रिएक्ट कर सकते हैं, राइट? और वो आपको नजर आता है। एक वो अब पूरी दुनिया के अंदर एक एवोल्यूशन शुरू हो गई है जो कि एक प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होनी चाहिए थी। मैं नहीं समझती कि वो प्रोग्रेसिव है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका हमें नजर आता है वो चीज। लेकिन मैं नहीं समझती, देखिए एक स्टेज पे आके जो आपकी नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव दूसरों की, वो चीज आपको पे करती है। ऐसा नहीं है अच्छा, कि कहीं आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आता। जी, तो डॉक्टर भाई, कुछ ये भी खबरें हैं कि बाज़ रिपब्लिकन्स जो हैं वो बाइडन को फोर्स कर रहे हैं कि वो सदारत से भी इस्तीफा दें, लेकिन बाइडन जो है वो इससे इनकारी हैं इस सिचुएशन में फिलहाल। क्या टेक है आपकी इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज तो शायद बाइडेन कभी भी नहीं करेंगे। देखिए, उन्होंने तो विड्रॉ बड़ी मुश्किल से किया है उस रेस के अंदर जाने से, तो वो ये कभी नहीं करेंगे। एक विशफुल थिंकिंग तो नेचुरली हो सकती है, वो हमारे यहाँ भी है, वो हर मुल्क में। अगर मैं आपकी शक्ल पसंद नहीं करती तो मैं आपसे कहूँ आप रिजाइन कर, ठीक है ना? वो चीजें तो होती हैं, वो चीजें तो पॉलिटिक्स में होती हैं, बट आई डोंट थिंक ही विल सकम टू दैट प्रेशर ऑफ द रिपब्लिकन कि जी मैं रिजाइन कर दूं, ऐसा नहीं। राइट। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नूर फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तस्दीक के लिए हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे अहम उमूर के ऊपर बातचीत की। इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द अगस्त ये फैसला करेंगे अपने कौन सा उम्मीदवार सामने लाना है। फिलहाल कामिला के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, बट बहुत सारी इंटरनल पार्टी सोर्सेज भी कह रहे हैं कि शायद ये ना हो, बट जो भी सिचुएशन बनती है आपको आगाह रखेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं एक्सप्रेसो हीरो की। पाकिस्तान के एक लिटिल स्टार हैं अरहम बिन फर्रुख। उन्होंने UAE में होने वाले अंडर 21 TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में अपना लोहा मनवाया है और कमाल किया है। अरहम ने फाइनल में भारतीय हरीफ कशक को शिकस्त दी। न सिर्फ फाइनल में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि सेमीफाइनल में श्रीलंका के जो उनके हरीफ थे उनको शिकस्त देते हुए जो ओपन कैटेगरी थी इसमें कांसी का तमगा भी अपने नाम किया। और इस वक्त मालदीव से अरहम बिन फर्रुख मौजूद हैं जो कि माले में इंटरनेशनल टेबल टेनिस कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए ज़रा उनसे इसी हवाले से, बल्कि आप स्टार्ट कीजिए, उनसे बात करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हैं आप? जी, अगर आपको आवाज आ रही है, इतनी छोटी सी एज में गोल्ड मेडल आपने जीता, कैसा लग रहा है? और वो भी भारतीय हरीफ को हराया, इस हवाले से क्या एहसास हैं आपके? सबसे पहले तो आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की जीत है। इस मौके पर मैं सजाद के अज़हर अज़ीम और व्हील चेयर क्रिकेट की रुखसाना राजपूत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था। गोल्ड मेडल जीतने का पैशन तो था ही, और अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा भी करवाया। अंडर 21 में इंडिया को शिकस्त देकर मैंने अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता, और इसके साथ साथ मैंने ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने मुल्क के लिए जीता। ये भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। इस बात का एहसास मुझे तब होता है जब फैमिली, दोस्त और बाहर से पाकिस्तान से लोग मुझे मैसेज या फ़ोन के जरिए मुबारकबाद देते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। इस मेरी जीत पर मेरे फैमिली और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। हम भी बहुत खुश हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अरहम, जरा बताइएगा, एज क्या है आपकी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 14 ईयर्स का और 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। बचपन में मैं टाइकोंडो करता था, लेकिन कोविड के टाइम पे टाइकोंडो को ड्रॉप करना पड़ा, और लॉकडाउन की वजह से घर पे अपने फादर फरूक कमाल के साथ, जो कि खुद एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, उनके साथ मैंने समझे मजबूरन टेबल टेनिस स्टार्ट करी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेबल टेनिस खेलने का इतना शौक़ पैदा हो गया कि अब मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और
इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा शौक मेरा तब बढ़ा जब ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने 2 बार मेरी वीडियोस को 5000 वीडियोस में से नंबर 1 सेलेक्ट किया ऑन वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, एंड आई थॉट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड मी। चले एक तो हमें आपकी गेम इसलिए भी बड़ी अच्छी लगती है कि हम भी कभी कभी ये शौक आजमाते हैं और बड़ा अच्छा हमें लगता है। आई मीन इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स जो खेली जा सकती है और बड़ी अच्छी है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर आप खेल सकते हैं। खैर, एक प्रोफेशनल और टॉप टेबल टेनिस प्लेयर बनने के लिए वो यू थिंक अरम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं जिससे आप अपने हरीफ को हरा सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? टेक्निकली कुछ बताइए हमें। प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर बनने के लिए आपको पैशन के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स और बैक टू बैक टूर्नामेंट्स चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल के कैंप्स, अच्छे से अच्छे कोचेज़ और इंटरनेशनल कोचेज़ के कैंप्स में भी प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन बदकिस्मती से ना हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और ना ही गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ अगर हमें टेबल टेनिस का इन्वायरमेंट और इसके लेवल को और अच्छा करना है तो हमें इसके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे हमारे प्लेयर्स और ज़्यादा ग्रूम हो सकें, और ना ही हमारे मुल्क में ग्रास रूट लेवल पे कोई काम होता है, जो कि यूनिवर्सल चीज़ है कि पूरी दुनिया में ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि टेबल टेनिस को यतीम ना होने दें, उस पर फंड्स लगाए दें ताकि हमारा लेवल और अच्छा हो सके और हम दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। सही है। वैसे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, जिस भी स्टार से हम बात करते हैं ना उसका शिकवा यही है कि इसी तरीके से पजीराई नहीं मिलती। अच्छा, हम ये भी बताइएगा कि अभी तक कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं आप? बहुत से इवेंट्स में मैंने हिस्सा लिया, वेरियस काइंड्स ऑफ इंटर स्कूल्स, ऑल प्रोविंस, जूनियर नेशनल, सेंट गेम्स, कराची गेम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के काफ़ी टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं, कमिश्नर कप और वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कॉन्टेंडर इराक सुलेमानिया मैंने खेला, इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेला है, तो काफ़ी ज़्यादा कराची रैंकिंग्स मैंने खेली हुई है। लेकिन हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं। 2 साल से जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप नहीं है। हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं लेकिन टूर्नामेंट ना होने की वजह से हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सही है, सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि मालदीव में मौजूद हैं आप आजकल, किस इवेंट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं मालदीव्स में हूँ और मालदीव्स की नेशनल टीम के साथ आगे तमाम इवेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ की नेशनल टीम को तमाम तरह की इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है और मालदीव्स की नेशनल टीम को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी हासिल है। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के तो ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अलमिया ये होगा कि कराची में जाके मुझे डेड टेबल्स और ख़राब फ्लोर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा गेम इम्प्रूव होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वी नो अरहम, आपने पहले भी प्रूव किया, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं इंशाल्लाह। एक तो ये कि फ्यूचर के प्लान्स थोड़ा सा हमें बताइए, जाने से पहले बहुत सारे ऐसे यंग टेबल टेनिस प्लेयर्स होंगे जो आपकी तरह अच्छे लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो एनीथिंग दैट यू लाइक टू से, आखिर में उनको भी कुछ कहना चाहें आप? मुस्तकबिल में तमाम जूनियर लेवल के टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब रखता हूँ। कोशिश यही है कि जिस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लूँ अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ और तमाम टूर्नामेंट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाऊँ। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि टेबल टेनिस को यतीम ना होने दें, जूनियर लेवल पे ज़्यादा मेहनत की जाए ताकि हम लोग अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें और हम जिस टूर्नामेंट में जाए पाकिस्तान का अलम ऊँचा ही रहे। और मेरा ये पैगाम है कि जो भी काम करें खूब दिल लगा के करें, चाहे खेल हो या पढ़ाई, अपनी पूरी मेहनत से करें, क्योंकि अगर हम कोई भी काम अपने गलत इंटेंशन और गलत अचीवमेंट के साथ करेंगे तो वो काम कभी भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू अरहम। आपके वालिदैन किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़रूर चाहें। सही, नहीं हमें बहुत आप पे फ़ख्र है और आपके वालिदैन के ऊपर भी। आपने अपने वालिद का भी तज़किरा किया कि वो भी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। सो ऑल द फ्यूचर वेंचर्स जो आप देख रहे हैं, जितने भी फ्यूचर एंडेवर्स हैं, अल्लाह करे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। और द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने कशक को हराया, बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनके स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, क्योंकि बजट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पॉन्सरशिप्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स बड़ी अच्छी हैं, तो उसके बावजूद जब हमारे प्लेयर्स, चाहे वो हम डेली आपको बताते हैं बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, अब टेबल टेनिस में, उनको बीट करते हैं, डिफीट देते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हम बार बार कहते हैं एक मैकेनिज्म बनाएं, फंड्स एलोकेट करें ताकि एक मैकेनिज्म के, एक सिस्टम के जरिए बच्चे ऊपर आए, आगे जाएं। ऐसा ही। इसी के साथ ही हम एक्सप्रेसो में ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आएंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जनाब, पेरिस ओलंपिक्स का जिक्र करेंगे। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का जो है वो आगाज़ का वक्त आ चुका है। मुख्तलिफ ममालिक के जो दस्ते हैं वो फ्रांस में पहुंच चुके हैं। फुटबॉल और रग्बी के जो मुकाबले हैं वो आज से शुरू होंगे, ये बताया जा रहा है। और ओलंपिक्स मुकाबलों का जो बाकायदा आगाज़ है वो 26 जुलाई को इफ्तिताही तकरीब से होगा। ओलंपिक विलेज एथलीट्स जो हैं उनसे भर चुका है और सदर मैक्रोन भी वहाँ पहुंचे और खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की। बिल्कुल, खिलाड़ियों ने जंग बंदी के लिए बनाई गई एक खुसूसी वॉल है, उस पर दस्तखत किए हैं। ये बड़ा एक मुनफरिद किस्म का इवेंट है और यहाँ पे खिलाड़ियों ने, स्पोर्ट्स वैसे भी और ओलंपिक्स तो वैसे ही अमन का मैसेज देती हैं, तो इसके ज़रिए एक अमन का मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस गेम की जो मशल है ऑफिशियल, उसका पेरिस के जुनूब में कई मकामात पर शानदार वेलकम भी किया गया, इस्तकबाल किया गया। जो मुख्तलिफ फेमस प्लेसेस हैं लाइक आईफिल टावर, इसके अलावा दरियाए सेन, पोर्ट एलेक्जेंडर 3 ब्रिज, यहाँ पे भी जो ओलंपिक्स हैं इसके रंग नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कहकशां हैं। और वैसे भी पेरिस चूँकि अपनी सकाफत की वजह से, अपने टूरिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा, अपनी खुशबुओं की वजह से बहुत जाना जाता है, लाइट्स की वजह से, रंगों की वजह से। सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस एंड रोमांस इसको कहा जाता है। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रांस पेरिस के अंदर ये मामला ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो तमाशाई हैं उन्होंने भी पब्लिक स्क्वाइस पर लगाई गई कई आर्जी खेलों की जो सहूलियात हैं इनमें हिस्सा लिया और उनको भी मौका दिया जा रहा है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा ही है। पेरिस ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब है जुम्मे को 26 जुलाई को मकामी वक्त जो है उसके मुताबिक शाम 7:30 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगी। और यही कहा जा रहा है कि इसका जो दौरानिया है 4 घंटे से कुछ कम होगा। इसका इख्तिताम पेरिस में गुरूब आफ्ताब के साथ ही होगा। पेरिस ओलंपिक्स के मुंतज़मीन का ये दावा है कि इस मरतबा इन आलमी खेलों की जो इफ्तिताही तकरीब है ये ऐसी तकरीब होगी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इन आलमी खेलों की इस इफ्तिताही तकरीब के लिए पहली बार वेन्यू कोई स्टेडियम नहीं है, बल्कि फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस का मशहूर दरियाए सेन जो है उसको बनाया गया है। ओलंपिक परेड में तकरीबन 100 कश्तियाँ भी शामिल होंगी जिन पर 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स के अलावा अहम आलमी शख्सियात भी सवार होंगी। और ये जो कश्तियां हैं पेरिस के मशहूर मकामात बशमूल नोट्री डेम कैथेड्रल और इवन न्यूव के करीब से गुजरेंगी। पाकिस्तान होप कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है गोल्ड मेडल वाहिद जो हम ले सकते हैं। वैसे हमारे तकरीबन 3 एथलीट्स हैं, आई बिलीव, अरशद उद्दीन के अलावा टोटल 7 है। 7 हमारे एथलीट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जेवलिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरशद परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए, और शूटिंग में भी एक्सपेक्टेड है कि हम ले सकते हैं। वैसे तो चलिए जितने एथलीट्स से हमारी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह करे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, 24 करोड़ से ज़ायद आबादी और 7 एथलीट, आई मीन दिस इज शेमफुल फॉर अस। ये एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जिस पे हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट्स जो कि नौजवानों से वोट लेने के लिए आगे होती हैं लेकिन उनको स्पोर्ट्स के मौके नहीं दे रहे हैं कि वो जाके परफॉर्म करें, पार्टिसिपेट करें। हमारी हॉकी टीम भी नहीं है इसके अंदर, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हमें इस पे सोचना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल जी, हम देखते हैं कैसी तकरीब होती है। मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप अच्छा सा दिन गुजारिए, नाश्ता नहीं किया तो कीजिए और हमसे कल दोबारा मिलिए। अल्लाह हाफिज़।